फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिड यू नो। आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेट गेम के पार्ट 3 के बारे में, जब काराकोरम बना था जासूसों का अड्डा। सन 1819 में जॉर्जिया में रूसी फौजी के मुख्य दफ्तर में तैनात एक 24 वर्षीय रूसी फौजी अफसर निकोलाई मारवी-ईव एक मिशन के लिए रवाना हुए, जो बहुत से लोगों के लिए शायद एक आत्महत्या के बराबर था। मारवी-ईव का मिशन एक तुर्क का वेश बदलकर पूर्व में सुनसान इलाकों और समुद्र पार 800 मील दूर खेवा में था। रास्ते में एक रेगिस्तान तो था ही, लेकिन अपहरण करके गुलाम के तौर पर बेचे जाने या लुटेरों के हत्थे चढ़ जाने का खतरा भी था। उसका उद्देश्य मध्य एशिया राज्यों के खान को शांत करना और भविष्य के संभावित रूसी आक्रमण के लिए परिस्थितियां बनाना था। उनके काम में उनके ब्रिटिश समकक्षों की तरह क्षेत्र के भूगोल और रक्षा क्षमताओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और क्षेत्र की दौलत की मशहूर कहानियों की असलियत पता करना भी था। हॉपक्रिक लिखते हैं कि उनका मिशन उन रूसियों की परिस्थिति पता करना भी था जिन्हें बड़ी संख्या में अपहरण करके गुलाम बनाकर इन इलाकों में बेच दिया गया था। इस बारे में उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी ने रूस को भविष्य में मध्य एशिया की मुस्लिम रियासतों के फौजी कार्रवाई का सही कारण भी दे दिया था। किताब द ग्रेट गेम में लिखा है कि नाकामी पकड़े जाने की स्थिति में उस नौजवान अफसर को पता था कि उसका साम्राज्य उससे संबंध होने से भी मना कर देगा। जिस तरह ब्रिटिश डॉक्टर विलियम मूर क्राफ्ट उत्तरी पहाड़ी श्रृंखलाओं में एक्टिव थे, कुछ ब्रिटिश अधिकारी दक्षिण अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की रेकी में व्यस्त थे। द ग्रेट गेम में लिखा है कि 5वें बम्बई नेटो इन्फेंट्री के कैप्टन चार्ल्स क्रिस्ट और लेफ्टिनेंट हेनरी पोइंगर सन 1810 में जासूसी के मिशन पर बेस बदलकर बलूचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान और ईरान के लिए रवाना हुए। वो इस बारे में खुशकिस्मत थे कि उस क्षेत्र में लोगों ने कभी कोई यूरोपीय बम्बई से रवाना होने के 4 महीने बाद हेरात में दाखिल हुए। उनके 20 वर्षीय साथी पोइंगर की मंजिल 900 मील दूर फारस में थी। उनके रास्ते में 2 बड़े रेगिस्तान थे और इस यात्रा में उन्हें 3 महीने लगे। किताब द ग्रेट गेम में लिखा है, पश्चिम के रास्ते भारत पर किसी हमले के डर से ब्रिटिश के लिए हेरात का बहुत अधिक महत्व था। ये शहर पश्चिम से भारत आने वाले विजेताओं के रास्ते में था। यहाँ से कोई भी फौज खैबर या बेलान पास के जरिए भारत में दाखिल हो सकती थी। हॉपक्रिक लिखते हैं कि लंबे चौड़े रेगिस्तान और मुश्किल पहाड़ों के बीच में यह शहर एक उपजाऊ घाटी में था, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक पूरी फौज के लिए खाना और पानी मौजूद था। क्रिस्ट का काम इस बात की पुष्टि करना था। उन्होंने लिखा है कि क्रिस्ट बम्बई से रवाना होने के 4 महीने बाद शहर के केंद्रीय द्वार में दाखिल हुए। वो एक मुसलमान धार्मिक व्यक्ति का भेष छोड़कर अब एक व्यापारी के रूप में थे, जो घोड़े खरीदने के लिए निकला था, क्योंकि उनके दस्तावेजों में यही लिखा था। वो 1 महीना वहाँ रहे और बहुत बारीकी से शहर के बारे में जानकारी ली। हॉपक्रिक ने लिखा है कि बलूचिस्तान से रवाना होने के बाद क्रिस्ट ने 2250 मील की यात्रा की थी, जबकि पोइंगर ने 2400 मील से अधिक की यात्रा की थी। हॉपक्रिक लिखते हैं कि उन दोनों अफसरों के काम में रास्ते के हर गांव और बस्ती की जानकारी इकट्ठा करना, हर कुएं और तालाब का जिक्र और सुरक्षात्मक नजरिए से अहम स्थानों को दर्ज करना था। इन अफसरों ने रास्ते में मिलने वाले कबीलों और उनकी जिंदगी के हालात के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठी की। किताब हिमालयन बैटलग्राउंड में इतिहासकार लिखते हैं कि भारत की दौलत की चकाचौंध कई बार आक्रमणकारियों को खींच कर ला चुकी थी और इस इलाके के लोगों ने लगातार हमलों के खौफ में रहना सीख लिया था। इतिहासकार लिखते हैं कि ब्रिटेन का भारत के उत्तर पश्चिम में अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में बढ़ोतरी और अपने साम्राज्य की सीमाओं को फैलाने के दौरान उत्तर में दक्षिण की तरफ पश्चिमी तुर्किस्तान की सियासतों की तरफ बढ़ते हुए रूसी साम्राज्य से सामना बड़ी शक्तियों के बीच टकराव को टालना मुश्किल लगने लगा और एक दूसरे के इरादों के बारे में शक ने स्थिति को और भी खतरनाक बना दिया। हॉपक्रिक लिखते हैं कि सन 1807 में लंदन में उस समय खतरे की घंटियां बज उठी, जब खबर पहुंची कि फ्रांस के शासक नेपोलियन ने रूस के जार अलेक्जेंडर के साथ हाथ मिलाकर भारत पर हमला करने के लिए कहा है। हालांकि जल्द ही दोनों में मतभेदों की वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकी। किताब द ग्रेट गेम में लिखा है, पीटर द ग्रेट पहले रूसी थे जिनकी नज़र भारत की तरफ गई थी। उनके ज़माने में मध्य एशिया में ऑक्सस नदी के पार सोने के बड़े भंडार की खबर आती थी। उन्होंने रूसी पर्यटकों से भारत के बारे में सुन रखा था कि मध्य एशिया की रियासतों के पार यह देश दौलत से मालामाल है।
उन्होंने अपनी जिंदगी में कैस्पियन सागर के पार संबंध बढ़ाने के लिए खेवा की तरफ एक मिशन भी रवाना किया, लेकिन वो नाकाम रहा। ज़ॉर पीटर द ग्रेट की मौत के कुछ समय के बाद सन 1725 में रूस में एक कहानी चलने लगी कि उनके महान बादशाह ने मरते समय वसीयत की थी कि उनके बाद आने वाले शासक रूस को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे, और इतिहासकारों के अनुसार इस सपने को पूरा करने की 2 चाबियां थी, भारत और कुस्तुनिया। इस कहानी के अनुसार उन्होंने अपने बाद आने वालों को आदेश दिया था कि जब तक इस मुकाम को हासिल ना कर ले तब तक उनका काम खत्म नहीं होगा। हॉपक्रिट लिखते हैं कि पीटर द ग्रेट के लगभग 40 साल बाद कैथरीन द ग्रेट का जमाना शुरू हुआ। उसने एक बार फिर भारत में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कदम जमा रही थी। कहा जाता है कि सन 1791 में अपने दौर के अंत में कैथरीन ने भारत में दिलचस्पी दिखाई थी, और शायद उनकी ये योजना उन्हें एक फ्रांसीसी ने पेश की थी। इस फ्रांसीसी ने कैथरीन को सलाह दी थी कि बुखारा और काबुल के रास्ते यह कहते हुए आगे बढ़े कि वो मुस्लिम सल्तनत को फिर से स्थापित करना चाहती है। हालांकि उनके एक अधिकारी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। ये अगली सदी के भारत और रूस के हमले की बहुत सी योजनाओं के सिलसिले की पहली कड़ी थी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।